तो हम ना दोबारा से इसको देख लेते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे पास, बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ये दोनों एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग वाले दोनों टेस्ट में आएंगे। और इसमें जो है बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ चॉइसेस में से एक चॉइस सिलेक्ट करनी है, और जो टू चॉइस क्वेश्चन है उनमें आपको दो चॉइसेस सिलेक्ट करनी है। और इसमें आपकी स्किल क्या टेस्ट होती है कि आप जो है भी पैराग्राफ किसी भी पैराग्राफ के जो है ना पढ़ के आप मतलब उसको एक जो स्पेसिफिक पैराग्राफ होता है एक पैसेज में, उसको आप पढ़ के जो है ना आपको उसको मेन आइडिया कितने अच्छे से निकाल सकते हैं। मोस्टली हमारे पास जो है ना मल्टीपल सिंगल चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें वो पैसेज 3 में आते हैं, और उसमें जो है ना ऑथर स्पेसिफिकली मेंशन कर देता है कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जो है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो है ऑथर क्या कह रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिल्म साउंड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे पैराग्राफ की बेस पे। तो उसको जो है आपने सबसे पहले क्या है कि आप एक मतलब स्किम करके जो है ना आप मेन आइडिया, स्किमिंग की जो स्किल है ना वो चेक होती है कि आप स्किम करके एक मेन आइडिया कितना अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि स्कैनिंग की स्किल भी इसमें चेक होती है। अब स्कैनिंग ऐसे होता है कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, जिसमें आपको डेट वगैरह मेंशन कर दी जाएगी, पर्सन का किसी रिसर्चर का नाम होगा, या कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जिनकी बेस पे आप जो है अगर बड़ा जो है ना पैराग्राफ आ जाता है तो उसमें आप स्कैन करके जो है उस इंफॉर्मेशन तक आपको पहुंचना है। और जब आप इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको रीडिंग इन डिटेल मतलब क्लोज रीडिंग करनी है। तो उसके बाद आपको जो है क्लोज रीडिंग करके समझना है उस बात को कि इसमें जो है ऑथर ने क्या बात की है। तो जब आपको वो समझ आएगी तब जो है आप सही चॉइस जो है लगा सकते हैं। और एक और क्या है स्किल आपकी टेस्ट होती है कि डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टू और मोर पॉसिबल आंसर। तो आप कितना अच्छे से जो है ना सम टाइम आपको लगेगा कि चार चॉइसेस हैं तो आपको लगेगा कि दो चॉइसेस जो है ना ये दो तो मतलब बिल्कुल सेम लग रही हैं। ठीक है, अब आपको उनमें से डिफरेंशिएट करना है जो मतलब आप कितना अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो आपकी जो है स्किल जो है वो भी चेक होगी इसमें। मोस्टली जो है हम चार चॉइसेस है तो हम एक तो जो है वो तो हम क्लियरली जो है हम लगा देते हैं कि ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, निगेशन टेक्निक की बेस पे। लेकिन जो एक तो चॉइसेस रह जाती है ना वो हमें कंफ्यूज करते हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम क्लोज रीडिंग से जो है कॉन्टेक्स्ट को समझ के जो है हम उसको रिजॉल्व करेंगे। तो कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि रीडिंग द टेक्स्ट बिफोर लुकिंग एट द क्वेश्चन। तो आपने अगर क्वेश्चन नहीं देखा और आप पहले पैराग्राफ पढ़ना शुरू हो गए तो आप इसमें ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एट ऑल, आपने क्वेश्चन को आंसर ही नहीं किया। बीइंग ट्रिक बाय डिस्ट्रैक्टर सच एज क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो सम टाइम जो होता है ना क्वालिफाइंग वर्ड्स की वजह से पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है, और हम उसकी वजह से जो है गलत चॉइस लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वालिफाइंग वर्ड्स ऐसे हैं कि सम, ऑल, फ्यू और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। तो अगर स्टेटमेंट में वो ऑथर बात कर रहा है सम पीपल बिलीव इन दिस फैक्ट, और आप जो है ना आपने टेक्स्ट में ऑल का पढ़ लिया और आपने ऑल की बेस पे जो है लगा दिया, अपना चॉइस लगा दिया, तो आपके फिर जो है ना फिर भी आपको आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि नॉट रीडिंग द क्वेश्चन और टेक्स्ट केयरफुली। तो आपको जो भी क्वेश्चन स्टेटमेंट है ना उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसको उसमें से जो कीवर्ड है वो हाईलाइट कर लेने हैं। वो कीवर्ड जो आप हाईलाइट करेंगे वो आपको स्कैनिंग में बेसिकली हेल्प आउट करे होंगे। अब टिप्स क्या है कि रीडिंग द क्वेश्चन बिफोर यू रीड द टेक्स्ट, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है और उसके बाद टेक्स्ट पढ़ना है। ऑलवेज राइट एन आंसर। तो आपको गेस जो है ना अगर समझ नहीं आ रहा तो आप कम से कम गेस कर दें, क्योंकि छोड़ना नहीं है आपको। और आपने जो है नैरो डाउन चॉइसेस को जो है नैरो डाउन करना है। और नैरो डाउन आप ऐसे कर सकते हैं कि निगेशन टेक्निक की बेस पे जो है हम नैरो डाउन करेंगे। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारे पास क्रॉस वो तो नहीं होता कि हम क्रॉस लगा दें पेपर पे। तो हम जो है उसको हाईलाइट कर लेंगे, और जो चॉइस हमारी अ, हमें लग रहा होगा कि ना कि ये चॉइस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, उसको हम हाईलाइट कर देंगे। और बाकी जो एंड पे जो है ना हमारी अनहाईलाइटेड चॉइसेस जो है वो रह जाएंगी। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी हमें लग रही है उसको हम हाईलाइट कर दें, और जो नहीं लग रहे हैं उनको छोड़ दें। तो अब आपको जो मतलब फिजिबल लगे आप उस चॉइस को वो जो मेथड है वो अपना सकते हैं। ठीक है, इफ यू आर अनश्योर ऑफ द मीनिंग ट्राई टू रिफ्रेज द आंसर इन योर ओन वर्ड्स। तो आप जो है ना स्टेटमेंट को भी जो है
हम स्टेटमेंट को भी ऐसे ही करते हैं कि एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको कीवर्ड हाईलाइट करते हैं और उसको अपने वर्ड्स में जो है ना हम बोलते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इस तरह आप चॉइसेस को भी कर सकते हैं कि चॉइसेस में जो है वो ऑथर क्या बात कर रहा है और हमें क्या ढूंढना है। तो आप अपने वर्ड्स में जो है उसे रिफ्रेश कर दें, उससे आपको थोड़ा हमने ये जो टेक्निक है हम मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले में भी यूज करते हैं और बाकी जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनमें भी यूज कर रहे हैं कि हम उसको अपने ट्रू फॉल्स वाले में और यस नो नॉट गिवन वाले में कि हम जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम उसको अपने वर्ड्स में जो है रिफ्रेश करते हैं। और आपको क्या करना है कि डिस्ट्रैक्टेड से बचना है और डोंट पैनिक इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपने पैनिक नहीं होना और आपने प्रिडिक्ट करना है बिफोर यू रीड द टेक्स्ट। तो प्रिडिक्शन की टेक्निक भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी प्रिडिक्शन आपको लगता है कि अच्छी है तो आप इसको यूज कर लें। अगर आपको लगता है कि प्रिडिक्शन में आपका टाइम वेस्ट होता है, आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तो आप इसको यूज ना करें। ठीक है, हम जो है अब हम जो है चॉइसेस को पहले नहीं पढ़ेंगे। अब चॉइसेस को पहले पढ़ने में पढ़ भी सकते हैं आप, आपको जैसे फिजिबल लगे। अगर आप चॉइसेस को पहले पढ़ रहे हैं तो सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि बंदा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। मैं तो ऐसे करता हूँ कि क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, कीवर्ड हाईलाइट करता हूँ, फिर टेक्स्ट को स्कैन करता हूँ। टेक्स्ट में जब मुझे वो चीज़ मिल जाती है ना, फिर टेक्स्ट को पढ़ता हूँ, फिर चॉइसेस को पढ़ता हूँ। उसके बाद जो है ना चॉइसेस को निगेशन टेक्निक की बेस पे जो है हम नैरो डाउन कर देते हैं कि क्या तो ऑब्वियस जो चॉइस हो ना, मतलब ऑब्वियसली हमें लग रहा हो कि वो आंसर तो नहीं हो सकता, हम उसको जो है क्रॉस कर देते हैं। और इसमें जो है ऑर्डर जो है वो सेम होता है। मतलब अगर आपको फर्स्ट आंसर जो है वो पैसेज फॉर एग्जांपल पैसेज 3 है और पैसेज 3 के सेकंड पैराग्राफ में मिल रहा है, तो जो उससे नेक्स्ट आंसर होगा वो उसी सेकंड से अगले पैराग्राफ में होगा या सेकंड पैराग्राफ के एंड पे होगा। तो इसमें भी ऑर्डर फॉलो होता है। इसकी अब स्ट्रेटजीज क्या है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अ, उसको जो है ना पढ़ के आप कीवर्ड हाईलाइट कर लें क्वेश्चन स्टेटमेंट में, उसको अपने जो वर्ड्स होते हैं उसमें रिफ्रेश कर लें कि इसमें क्या कह रहा है ऑथर। और स्किम द टेक्स्ट गेट द जनरल मीनिंग। तो क्रिस की स्ट्रेटजीज थोड़ी मतलब डिफरेंट है। क्रिस क्रिस ये क्या ये क्रिस क्रिस पेल का डॉक्यूमेंट है। तो क्रिस ये करता है कि वो सबसे पहले चॉइस पढ़ी है वो, मतलब सारे क्वेश्चन सब पहले पढ़ता है। लेकिन हम अगर सारे क्वेश्चन पहले पढ़ दें तो हमें सम टाइम भूल जाता है, क्योंकि अब हर क्वेश्चन की चॉइसेस हैं, वो फिर ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक उसको कीवर्ड हाईलाइट करता हूँ और उसको अपने वर्ड में रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद हम टेक्स्ट को जो है ना स्किम करते हैं बेसिकली, कि हमारे पास अगर ऐसा ऐसा कोई आंसर आ जाए ना, मतलब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि पैसेज पैसेज 3 के जो पैराग्राफ 1 है ना उसमें आथर क्या बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आथर क्या बात कर रहा है। अब हमें स्किम करना होगा पूरा जो है ना पूरा पैराग्राफ 1 है ना, उसको हमें स्किम करना होगा। हमें उसमें से मेन आइडिया निकालना होगा। और सम टाइम ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्टेटमेंट में मेंशन होता है कि 1950 में ऑथर जो है या रिसर्चर जो है उसने क्या काम किया था, या उसने क्या मतलब रिसर्च की थी। अब आपको जो है ना टेक्स्ट में से मतलब 1950 ढूंढना है और आपको जो है ना उस रिसर्चर का काम ढूंढना है। वो आप जब आपको वो मिल जाएगा ना, आपको उसको उसको पढ़ना है। ठीक है, वो पढ़ के आपको फिर चॉइसेस पे आ जाना है। चॉइसेस को पढ़ना है और मैच करना है कि उसने ये बात की है नहीं की, तो आपने उस चॉइस को क्रॉस कर दिया। अगर उसने बात की है उसके बारे में तो आपने उस चॉइस को जो है टिक कर दिया कि ये बात इसने की है। तो उसके बाद ये है कि अंडरलाइन एनी कीवर्ड इन द क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट सिनोनिम दैट वुड अपीयर इन द टेक्स्ट। तो ये हमने बात कर ली है कि हमने कीवर्ड हाईलाइट करने हैं और उनके कीवर्ड्स की सिनोनिम्स की बेस पे ही ना हमें जो टेक्स्ट होगा ना उसमें स्कैनिंग करने में हेल्प होगी। बेसिकली हमें जो है ना वो टेक्स्ट ढूंढने में हेल्प होगी कि कहाँ पे हमारा आंसर हो सकता है। और रीड द चॉइसेस एंड अंडरलाइन एनी कीवर्ड, थिंक अबाउट द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द डिफरेंट चॉइसेस। तो ये जो काम है ना, ये हम एक बार जब पैराग्राफ को स्किम कर लेंगे ना, ये हम काम तब करेंगे कि हम चॉइसेस को पढ़ेंगे, उनमें से देखेंगे। ठीक है, अब जो ऑब्वियस चॉइस होगी, ऑब्वियसली लग रहा होगा कि ये आंसर नहीं है, तो हम उसको क्रॉस करते जाएंगे। और डिफरेंशिएट जो है ना, एंड पे हमारे पास दो चॉइसेस कम से कम रह जाएंगी, उनमें हमें डिफरेंशिएट करना होगा। अगर एक चॉइस हमने सेलेक्ट करनी है तो उनमें हमें डिफरेंशिएट करना होगा कि कौन सी ज्यादा मतलब कौन सा करेक्ट आंसर है। वो फिर हम दोबारा टेक्स्ट में देखेंगे और उसकी बेस पे जो है हम टेक्स्ट में जो है ना कीवर्ड जो चॉइसेस के कीवर्ड्स है ना
और टेक्स्ट में चॉइसेस के कीवर्ड सॉरी उनके जो सिनोनिम्स होंगे वो हम टेक्स्ट में देखेंगे कि इसके बारे में बात है। अगर बात नहीं है ना तो हमारे पास जो आखिरी दो चॉइसेस होंगी उनमें से एक क्रॉस हो जाएगी और एक आंसर सही आ जाएगा। रीड द टेक्स्ट एंड यूजिंग कीवर्ड्स एंड सिनोनिम लोकेट द पार्ट। ठीक है, कीवर्ड्स और सिनोनिम्स की बेस पे ना आपको पार्ट मिलेगा, मतलब कि जो आपको पैराग्राफ में ना वो लोकेशन मिलेगी जहाँ पे आपका आंसर हो सकता है। तो रीड द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट वेरी केयरफुली थिंकिंग अबाउट द डिफरेंस इन मीनिंग। तो वो पार्ट जो पार्ट आपको मिल गया उसको आप अच्छे से पढ़ना है, उसको आप फिर मीनिंग देखना है। ठीक है, उसका मीनिंग जो है किसी चॉइस के साथ आपको मीनिंग मैच करना है, क्योंकि एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्ड तो मैच नहीं होंगे। ठीक है, आपको मीनिंग मैच करना होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एमसीक्यूज वन है, लाइक तो उसका जो है ना उसके जो थर्ड चॉइस है ना उसका मीनिंग किसी पैराग्राफ के पैराग्राफ टू के जो है ना थ्री लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो इस तरह हमें जो है ना अपना आंसर निकालना होगा। ओके, विच ऑप्शन ऑल्सो, हाँ ठीक है। तो आपको ना मतलब वाई 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 और व्हाट जो है ना उसको बेस पे जो है ना आपको देखना होगा कि सॉरी कौन सा ऑप्शन जो है ना आपका गलत है और क्यों गलत है। ठीक है, तो आपको क्यों क्यों का जब आप आंसर ढूंढेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि ये चॉइस तो जो अगर आप मार्क कर रहे हैं कि ये गलत है तो वो क्यों गलत है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी होगी। तो और जो आप मार्क कर रहे हैं कि ये ठीक है उसकी रीजन जो है ना आपको टेक्स्ट में ढूंढनी होगी, उसको हाईलाइट करना होगा कि इस रीजन की बेस पे जो है ना हमने इसको करेक्ट मार्क किया। ठीक है, गो बैक एंड रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन मार्क योर फाइनल चॉइस। तो अगर आप दो चॉइसेस पे आ गए हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी एमसीक्यूज की और जो है ना दो आपने मार्क कर दिए कि ये गलत है। अब जो दो रह गए हैं ना वो आप उसमें आपको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, वो आप दोबारा टेक्स्ट को रीड करेंगे और क्वेश्चन स्टेटमेंट के साथ मैच करेंगे, तो इस तरह चॉइसेस को पढ़ेंगे और उनमें से जो है ना फिर आपकी एक चॉइस जो आके सही हो जाएगी। तो इसको हम अब जो है प्रैक्टिस करते हैं, उसके प्रैक्टिस में ना आपको मैं ज्यादा क्लियरली बताऊंगा कि हम इसको कैसे फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज इसकी लिखी है ना मैं उसको फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा मतलब जब क्रिस कर रहा था ना उसको भी कंफ्यूजन हो रही थी कि पहले सारे क्वेश्चन पढ़ लो और फिर टेक्स्ट को स्किम करो, तो वो काफी टाइम वेस्ट होता है। तो हम एक एक जो चॉइस है ना उसको लेके चलेंगे। ये सर ऐसे ही है। अब ये जो टेस्ट है ना इसमें हम अभी चॉइस वाले करेंगे, उसके बाद हम डबल चॉइस वाले करेंगे और मैं समरी वाले भी कर लेंगे। तो उसके बाद हम समरी को पढ़ेंगे और समरी वाले करेंगे, फिर हम मैचिंग इंफॉर्मेशन वाले पढ़ लेंगे। तो अब हम जो है ना मोस्ट मतलब इसको देखते हैं एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस जो कि पैसेज थ्री में आते हैं मोस्टली, हम उनको देख लेते हैं पहले। तो इसमें अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट मिस इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, तो हम अब हमें जो है ना ये ढूंढना है कि ऑथर ने जो है या जो राइटर है उसने मिस इंफॉर्मेशन जो है ना वो हमारा एक कीवर्ड है उसके बारे में क्या बात बोली है फर्स्ट पैराग्राफ में। तो अगर अब अगर हम चॉइसेस को पढ़े, मिस इंफॉर्मेशन इज रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेना, तो आप कर सकते हैं, मतलब आप अगर चॉइसेस को पहले पढ़ना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को पहले पढ़ लेना तो आपको मतलब आपको जो है ना पता चल जाएगा कि फिर आपको जब दोबारा चॉइसेस पे आएंगे ना तो आपको मैच करना इजी हो जाएगा। वो हम निगेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे इसमें। तो चले हम ऐसे करते हैं कि पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, हम अगली चॉइस के लिए ना दूसरा मेथड भी कर लेते हैं कि कैसे हमारे टाइम जो है ज्यादा कम लगता है। तो इसमें अब क्या कह रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में क्या बात हुई है। ठीक है, अब हमें स्किम करना है। स्किम ऐसे मतलब हमें थोड़ा जल्दी पढ़ना है और उसमें कुछ वर्ड हाईलाइट करने हैं। मिस इन्फॉर्मेशन बोथ deliberately promoted and accidentally shared is perhaps an inevitable part of the world in which we live, but it is not a new phenomena। न्यू फिनोमेना जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन वो तो नहीं है।
तो हम अगर पहली चॉइस देखें तो इसमें क्या आ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन इज अ रिलेटिवली रीसेंट फिनोमेना। तो अब इसने ऑथर ने बोल दिया कि ये न्यू फिनोमेना नहीं है, तो रीसेंट फिनोमेना वाला जो चॉइस है वो तो हमारे पास गलत हो गई। तो पीपल काइंडली म्यूट कर दें मैम महानूर, अगर आपने कुछ बोलना नहीं है तो। People likely have lied out to one another for roughly as long as verbal communication has existed। तो मतलब ये कह रहा है कि लोग जो है ना एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, ठीक है। डिसीविंग अदर कैन ऑफर एन apparent opportunity to get strategic advantage। तो सम टाइम लोगों को लगता है कि लोगों को दूसरों के साथ झूठ बोलेंगे या गलत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो हमें स्ट्रेटजिक एडवांटेज मिल जाएगा। ये स्टॉक स्टॉक के हिसाब से हो सकता है, मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसे लोग एक दूसरे के साथ मतलब गलत बोलते हैं या उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। टू मोटिवेट अदर्स टू एक्शन और इवन टू प्रोटेक्ट इंटरपर्सनल बॉन्ड्स। तो अपने जो है ना अपने आप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ना दूसरों के साथ वो झूठ वगैरह बोलते हैं। मोर ओवर पीपल इन inadvertently, पता नहीं ये मुश्किल वर्ड है, have been sharing inaccurate information with one another for thousand of years। तो मतलब ये कह रहा है कि लोग जो है ना थाउजेंड ऑफ ईयर से ना एक दूसरे के साथ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम चॉइसेस को जो है हम देख लेते हैं कि सम पीपल फाइंड इट इजी टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन। तो सम पीपल फाइंड इट इजी टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में पूरे पैराग्राफ में कोई बात नहीं की। ये तो बोल रहे हैं कि वो तो लोग जो है ना एक दूसरे से मतलब सदियों से जो है ना झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो इसके बारे में तो बात नहीं की कि सम पीपल फाइंड इट इजी टू आइडेंटिफाई मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन चेंजेस एज इट इज पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो इसके बारे में भी कोई बात नहीं की कि जब एक बंदे से दूसरी बंदे तक इंफॉर्मेशन जाती है तो वो चेंज हो जाती है। ये भी बात नहीं की गई, ठीक है। तो हमारे पास तीन चॉइसेस तो गलत हो गई। अब एंड पे क्या रह गया, देयर मे बी अ नंबर ऑफ रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो अब ये हमें कैसे होगा, ठीक है। पीपल हैव लाइड आउट वन अनदर फॉर रफली एज लॉन्ग एज वर्बल कम्युनिकेशन हैज एग्जिस्टेड। तो अब इसमें इससे आगे जो है ना डिसीविंग वन अनदर कैन ऑफर एन अपेरेंट अपॉर्चुनिटी टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो इसमें ना रीजन रीजन बता रहा है कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए और अपने आप के जो टू प्रोटेक्ट इंटरपर्सनल बॉन्ड्स, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से ना लोग एक दूसरे के साथ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो ये अब हमें आंसर मिल गया। अब आंसर मिला कहाँ पे, इस स्टेटमेंट में मिला हमें आंसर। तो बाकी हमने कैसे निगेट किया, क्योंकि बाकी जो चॉइसेस थी ना वो उनके बारे में बात नहीं थी पैराग्राफ में, तब हमने उसको निगेशन टेक्निक की वजह से मतलब बेस पे हमने क्रॉस कर दिया उसको। तो अब हमारे पास एक चॉइस जो रह जाती है तो वो ये आ गई है, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें या आप इसको मार्क कर दें। तो अब उसके बाद हमारी अगली क्या है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें हमारे पास ना रोल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कीवर्ड है। अब हमें टेक्नोलॉजी जो है ना अपने पैराग्राफ में ढूंढना होगा, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिनोनिम इसका जो भी हो सकता है ना वो हमें ढूंढना है। उसकी बेस पे हम स्कैन करना है बेसिकली, उसके बाद हम स्कैम करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आथर ने क्या बोला, एरा इन विच टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इधर ही आ गया। अब हमें ये पैराग्राफ देखना होगा या हम चॉइसेस पहले पढ़ लें। आप क्या सजेस्ट करते हैं, चॉइसेस पहले पढ़ें उसके बाद इसको पढ़ें, या ऐसे ही मतलब इसको पैराग्राफ पढ़ें उसके बाद चॉइसेस पढ़ें। आप लोग बता दें क्या सजेस्ट करते हैं आप। क्रॉस करते हैं, ठीक है, ठीक है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आसर ने क्या बोला ये हम देखते हैं, ठीक है। वी करंटली लिव इन एन एरिया इन विच टेक्नोलॉजी enable information to reach a large audience across the globe and thus the information for immediate widespread effects for misinformation now loom larger than in the past, ठीक है। ये कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी की वजह से ना अब इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी से पहुंच जाती है हर जगह पे, और लार्जर देन इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट की निस्बत ना आप जैसे मोबाइल फोन सोशल मीडिया की वजह से ना दुनिया के कहीं भी मतलब हर कोने में जो है इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। Yet the means to correct misinformation or might over the time be found in those same patterns of mass communication and of the facilitated spread of information। तो इसमें अब वो बात कर रहा है कि मीन्स टू, सॉरी इसको मैं हाईलाइट नहीं करता मैं इसमें कुछ वर्ड हाईलाइट, मीन टू करेक्ट
इंफॉर्मेशन, ठीक है, करेक्ट मिस इंफॉर्मेशन might over time be found in those same pattern of mass communication as the selected thread of information। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो है ना मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए ना जो हमारे पास मेथड हो सकता है ना वो भी मास कम्युनिकेशन, मतलब जिस 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 जराए से जो है ना हमारे पास मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ना उसी जराए से जो है ना हम उस मिस इन्फॉर्मेशन को जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात ये कर रहा है। ऊपर मतलब ऊपर वाले पैराग्राफ में तो ऊपर जो लाइंस है उसमें तो वो ये बात कर रहा है बेसिकली कि अब जो मिस इन्फॉर्मेशन है या इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी पहुंच जाती है पास्ट की निस्बत, वो सिंपल सी बात है। अब हम इसको चॉइसेस को पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी का रोल था। इट मे एट सम पॉइंट प्रोवाइड अस विद अ सोल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन। तो इट मे एट सम पॉइंट, ठीक है, इट मे, इसमें ये क्या कह रहा था, येट द मीन्स टू करेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन माइट, ठीक है, माइट मतलब ओवर द टाइम बी फाउंड इन सेम पैटर्न ऑफ मास कम्युनिकेशन एज ऑफ द फैसिलिटेटेड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें मतलब ये कह रहा था कि एक हिंट दे रहा था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने का मतलब एक जरिया ये हो सकता है कि जहां से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ना हम उसी को ही सही कर दें। तो इट मे एट सम पॉइंट प्रोवाइड अस विद अ सॉल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम अभी अभी के लिए ना ऐसे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि ये और ये जो बात है ना ये बात और ये बात मुझे सेम लग रही है अभी के लिए। इट कुड फंडामेंटली ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इंफॉर्मेशन। तो ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इंफॉर्मेशन, तो इसके बारे में कोई बात है? फंडामेंटल ऑल्टर द वे इन विच पीपल रिगार्ड इंफॉर्मेशन, तो इसमें कोई बात नहीं की गई थी पैराग्राफ में इस बारे में। उसमें तो यही बोला गया था कि इंफॉर्मेशन जल्दी फैल रही है और पास्ट की निस्बत इंफॉर्मेशन जल्दी फैल रही है, और जो इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने का जरिया है वो उधर ही है जहाँ से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। तो इसको हम क्रॉस कर रहे हैं अभी के लिए। इट हैज चेंज द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन यूज मिस इन्फॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे मिस इन्फॉर्मेशन को यूज करती हैं ये भी बात नहीं की गई है इस पैराग्राफ में, तो हम इसको भी क्रॉस कर रहे हैं। इट हैज मेड इट इजियर फॉर पीपल टू चेक वेदर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। तो लोगों तक इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच रही है, ठीक है, और पास्ट की निस्बत, लेकिन इट इज मेड इजियर फॉर पीपल टू चेक वेदर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। तो ये बात नहीं की गई, ठीक है। अब लोगों को नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है गलत है। उन उन तक इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच रही है लेकिन उन्हें नहीं पता कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है और कौन सी गलत है। तो ये भी बात नहीं की गई, तो हम जो है इस चॉइस को लगा रहे हैं। अब इसको लगा क्यों रहे हैं? इट मे एट सम पॉइंट प्रोवाइड सोल्यूशन टू मिस इन्फॉर्मेशन। तो इधर इस इसकी बेस पे ना इस टेक्स्ट की बेस पे कि हमारे पास ना मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने का एक ही जरिया है कि हम जो है जहाँ से इंफॉर्मेशन फैल रही है उसी को सही कर दें। इसकी बेस पे जो है हम ये चॉइस लगा रहे हैं। तो उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द राइटर डूइंग इन द फोर्थ पैराग्राफ, ठीक है। अब फोर्थ पैराग्राफ में अब ये कौन सा था, फर्स्ट टू, ये हम छोड़ दिया, ठीक है। अब इधर आ गए हम फोर्थ पैराग्राफ में। अब राइटर क्या बात कर रहा है? एट लीस्ट थ्री ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू मिस इन्फॉर्मेशन इन द contemporary mass media environment warrant the attention of researchers, policymakers, and really everyone who watches TV, listen to radio, read information online, ठीक है। थ्री ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया, आप इस तरह जो स्किम करें ना उसको बाद में हाईलाइट कर दें। थ्री ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में कि जिसने मतलब जिसने जो है ना हर किसी की जो है ना अटेंशन को ग्रैब किया, जो कि मतलब जो कि जो है ना मतलब या तो रेडियो सुनता है या न्यूज़ पढ़ता है या कोई भी जो है ना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन ले रहा है ना उस उनकी जो अटेंशन थी ना वो इन्होंने ग्रैब किया। थ्री ऑब्जर्वेशन की थी। अब पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल हु एनकाउंटर मिस इन्फॉर्मेशन टेंड टू बिलीव इट एटलीस्ट इनिशियली। जो लोग मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जब उन्हें लोगों को मिलती है तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये सही बात है, मतलब बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया often do not block any type of misinformation before it appears in content available to large audience। तो जो हमारा मीडिया होता है ना वो मिस इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं करता है, क्योंकि मीडिया के लिए तो मिस इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस पीआर का जरिया होती है, मतलब पीआर उनको मिल जाती है अच्छी के जब अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन वो फैला देना अच्छी पीआर के लिए वो फैला देते हैं, ब्लॉक नहीं करते। थर्डली काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन वंस इट हैज एंजॉयड वाइड एक्सपोजर
could be a resource intensive effort। तो जब एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना फैल जाती है ना, और तो उसके बाद जो है ना उसको मतलब उसको दोबारा से एनकाउंटर करना जो है वो रिसोर्स इंटेंसिव जो है एफर्ट है। तो 3 ऑब्जर्वेशन थी, और 3 ऑब्जर्वेशन के बारे में इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है। तो मोस्टली हमारे पास जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना उसमें हमें काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अभी इन्होंने बोला था 3 ऑब्जर्वेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन जो है कैसे वो फैल रही है, और कैसे जो है लोगों तक मतलब लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रही है। अब अभी जो है ना इसके हम चॉइसेस देखते हैं। कंपेयरिंग द डिफरेंट ओपिनियंस पीपल हैव ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो कंपेयर कर रहे हैं डिफरेंट ओपिनियंस को। लोगों के नहीं, लोगों का ओपिनियन तो कंपेयर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने बोला अगर लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिले वो भी यकीन कर लेते हैं। तो कोई ओपिनियन कंपेयर नहीं किया लोगों का इन्होंने। एक्सप्लेनिंग हाउ द इफेक्ट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हैव चेंज ओवर द टाइम। तो ओवर द टाइम मिस इन्फॉर्मेशन का इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। ओवर द टाइम या वो नहीं किया गया कि पास्ट में ऐसे होता था अभी ऐसे हो रहा है, ठीक है। और ओवर द टाइम मतलब वो बताते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन का क्या इफेक्ट हो रहा है। मिस इन्फॉर्मेशन का उन्होंने बोला तो है कि इन्होंने अटेंशन ग्रैब किया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ओवर द टाइम उसका जो है ना इफेक्ट्स नहीं बताए। आउटलाइनिंग विच इश्यूज कनेक्ट विद मिस इन्फॉर्मेशन आर सिग्निफिकेंट टुडे। तो इश्यूज इश्यूज उन्होंने अगर कोई बताए हो तो आउटलाइनिंग विच इश्यूज, ठीक है, मतलब कौन से इश्यूज जो हैं मिस इन्फॉर्मेशन के साथ ना कनेक्टेड हैं और वो सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं। तो अब इसमें इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन जो किए थे उस मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने 3 इशू तो आई थिंक बताए हैं हमें कि जब लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन मिले वो यकीन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो कोई मिस इन्फॉर्मेशन ब्लॉक नहीं कर रहा। और थर्डली जो है मिस इन्फॉर्मेशन जब एक बार फैल जाए तो वो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन लिस्ट किए हैं। तो अब इसको हम क्वेश्चन मार्क करते हैं अभी के लिए। डिस्क्राइबिंग द एटीट्यूड ऑफ पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड मिस इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया। तो पॉलिसी मेकर्स के बारे में भी, एटीट्यूड ऑफ पॉलिसी मेकर्स टुवर्ड मिस इन्फॉर्मेशन इन द मीडिया। तो मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, मतलब डू नॉट ब्लॉक एनी टाइप ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो एटीट्यूड ऑफ पॉलिसी मेकर्स के बारे में बात है इसमें। पॉलिसी मेकर्स ये तो उन्होंने बोला, ठीक है, ये मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जो है पॉलिसी मेकर्स के अटेंशन को ग्रैब कर रही है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि पॉलिसी मेकर जो है ना वो मीडिया की तरफ जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनका मीडिया की तरफ क्या एटीट्यूड है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। तो ये भी चॉइस हमारी निगेट हो गई। तो हमने जो है इसको इसकी जो है ना अब 3 इश्यूज जो थे ना उसकी बेस पे जो उन्होंने आउटलाइन किए थे उसकी बेस पे हमने ये चॉइस लगा दी है। तो व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट रेगुलेशन इन द यूएस। तो अब यूएस में जो है ना क्या रेगुलेशन है और आथर ने क्या बोला, ठीक है। और यूएस का जो है ना आपको सिनोनिम देखना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स होगा या अमेरिका होगा या इस तरह होगा। रेगुलेशंस, ठीक है, राइटर मेक अबाउट रेगुलेशंस होते हैं मतलब लॉज के बारे में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होंगी ना उसके बारे में हमें देखना होगा और क्या बात हुई है। अब आपको यूएसए या अमेरिका ये वो देखना है कि वो कहाँ पे है। आप लोग इधर ही है ना, आप लोग भी आप लोग बता सकते हैं कि किधर हमारे पास ऐसी बात हुई है। यूनाइटेड स्टेट मुझे मिला तो है। और टाइटन मेक अबाउट रेगुलेशन इन द यूएस, ठीक है। अब इसमें कोई रेगुलेटरी एजेंसीज, ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं। In support of this, one might consider the nature of regulatory structure in the United States। अब यूनाइटेड स्टेट में रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखते हैं। रेगुलेटरी एजेंसी हेयर टेंड टू फोकस ऑन पोस्ट हॉक डिटेक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। पोस्ट हॉक डिटेक्शन, तो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन मतलब एक बार जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाए तो पोस्ट हॉक डिटेक्शन का मुझे मीनिंग नहीं पता, लेकिन मैं ये गेस कर रहा हूँ कि जब एक बार इंफॉर्मेशन फैल जाए तो वो उसके बाद मतलब चेक करते हैं कि पोस्ट हॉक डिटेक्शन
इसका क्या मीनिंग हो सकता है, पोस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन? जब एक बार मुझे ऐसे लग रहा है कि जब मतलब टेन टू फोकस ऑन, ये जब एक बार इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाए ना, उसका मतलब क्या इफेक्ट हो रहा है वो शायद चेक करते हो। मतलब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। ऑर्गेनाइजेशन सच एज द FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफर considerable monitoring and notification function, but these roles typically do not involve preemptive censoring, ठीक है। तो मतलब प्रियम्पटिव सेंसरिंग का मतलब यही होगा ना कि जो शुरू में जो इंफॉर्मेशन डू नॉट इन्वॉल्व प्रियम्पटिव सेंसरिंग, तो मतलब वो शुरू में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होता कि क्या इंफॉर्मेशन देनी है क्या नहीं देनी। वो बाद में जो है ना उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और नोटिफिकेशन फंक्शन जो है मतलब बाद में मॉनिटर कर रहे हैं, और उनको जो है नोटिफिकेशन फंक्शन अब यही होगा कि शायद मतलब अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है तो उसको नोटिफाई करेंगे या उसको खिलाफ एक्शन लेंगे, तो ऐसा हो सकता है। आईडीए ओवरसीज डिटेक्टिव आईडीए ओवरसीज डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ओवरसीज direct to consumer prescribing drug or advertising, for example, and has developed mechanisms such as the bad ad program, through which people can report advertising in apparent violation of FDA guidelines on drug risk, ठीक है। तो अब मुझे जो है ना सारे हर वर्ड की समझ नहीं आ रही ना, पूरे पैराग्राफ की इतनी समझ आ रही है, लेकिन मैं उसको अपने लिहाज से गैस कर लेता हूँ कि अब आईडी जो है ना शायद उन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म निकाला होगा कि लोग जो है ना, अगर उन्हें कोई ऐड जो है नजर आ रहा है जिसमें कोई ड्रग्स वगैरह है या कुछ ऐसी चीज है, तो वो उसको जो है रिपोर्ट कर दें। और उसके जो रिलेटेड आईडी FDA की गाइडलाइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर उससे वायलेट हो रही है ना कोई चीज, तो उसको जो है वो इन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया कि लोग जो है उसे रिपोर्ट कर दें। सच प्रोग्राम ऑल तो लॉडेबल एंड यूजफुल, डू नॉट कीप फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द एयरवेव, ठीक है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रोग्राम जो है उनका कोई फायदा तो है, थोड़ा बहुत लॉडेबल है और यूजफुल है, लेकिन उनका जो है ना जो डू नॉट कीप फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द एयरवेव, तो कुछ लोग जो मतलब गलत एडवर्टाइज कर रहे हैं ना उसको तो ये नहीं हटा रहे, बस लोग जिसको रिपोर्ट करते हैं उसके बारे में, उसके बाद शायद वो उसके मतलब उस एक्शन लेते हैं उस चीज के बारे में। लेकिन जो शुरू में जो प्रिएम्प्टिव एक्शन है ना वो नहीं लेते हुए। तो इन एडिशन इवन मिस इन्फॉर्मेशन दैट इज सक्सेसफुली करेक्टेड कैन कंटिन्यू टू अफेक्ट एटीट्यूड्स। तो हमें जो थोड़ा बहुत समझ आया उसकी बेस पे हम अब चॉइसेस को जो है चेक करते हैं क्या है। द गाइडलाइन इशू बाय FDA नीड टू बी सिंप्लीफाइड। तो इसके बारे में नहीं बताया गया कि गाइडलाइंस जो थी वो कम्प्लेक्स हैं या उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो उन्होंने ये बोला कि जो एड जो है ना FDA की गाइडलाइंस को वायलेट करता है ना, उसको हम लोग जो है उसको बैड एड प्रोग्राम के तहत जो है ना उसको रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, रिपोर्ट एडवर्टाइज कर देते हैं। अब जो है सिंप्लीफाइड होना चाहिए, इसके बारे में बात नहीं हुई। तो regulations do not affect people's opinion of new prescribing drugs. So the USA has more regulatory bodies than most other countries, ठीक है, more regulatory bodies than more other countries। तो अब ये भी बात नहीं की गई पूरे पैराग्राफ में कि यूएसए के पास ना ज्यादा रेगुलेटरी बॉडी हैं देन मोर अदर कंट्रीज, तो ये बात मोस्ट अदर कंट्रीज, सॉरी, ये बात नहीं की गई। तो regulations fail to prevent information from appearing in the media, तो fail to prevent misinformation from appearing in the media। तो हाँ, तो ये तो है ना कि उन्होंने मतलब प्रिएम्प्टिव इन्होंने बोला था ना, इधर प्रिएम्प्टिव सेंसरिंग जो है वो तो नहीं कर रहे ये लोग, ठीक है। ये लोग जो है ना बाद में नोटिफिक मॉनिटर करते हैं, बाद में मॉनिटर करते हैं, नोटिफिकेशन एक्शन लेते हैं, नोटिफिकेशन फंक्शन है सॉरी इनका। मतलब कि जब बाद में जो है ना कोई रिपोर्ट कर दे या कुछ ऐसा मसला हो ना, उसके बाद तो वो एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलेशन फेल टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द मीडिया, तो वो जो है ना इवन मिस इन्फॉर्मेशन सच प्रोग्राम, ठीक है, डू नॉट कीप फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द एयरवेव्स। तो इन्होंने इधर बोल दिया कि जो इनके प्रोग्राम्स है ना ऑल दो यूजफुल हैं, ठीक है, डू नॉट कीप फॉल्स एडवर्टाइजिंग ऑफ द एयरवेव्स। तो मतलब वो जो है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट को नहीं रोक पा रहे, ठीक है। वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो तो फैल जाती है, उसके बाद जो है वो मतलब शायद एक्शन लें या कुछ भी करें। तो रेगुलेशन जो है फेल्स टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द मीडिया,
इसमें से, और रेगुलेशन डू नॉट अफेक्ट पीपल ओपिनियन ऑफ न्यू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, ठीक है। तो ड्रग, हाँ 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 हाँ। तो ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर लगा लेते हैं, ठीक है। फेल टू प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अपीयरिंग इन द मीडिया। तो हम इसको जो है ना लगाते हैं, और फिर हम चेक कर लेते हैं, अब ये आखिरी चॉइस थी तो चेक कर लेते हैं इसमें हमने सही लगाया है कि नहीं। बाकी यस नो वाले हैं। ठीक है, हमारे चार चॉइसेस जो है ना वो सही हैं। इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हमने लगाया था, और व्हाट पॉइंट एज राइटर मेक अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन, तो इसका उसने पहली जो है ना बोल दिया था, पार्ट ऑफ द वर्ड, सो इसने ऐसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये हमें पढ़ के समझ आता है। अब इसको आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इनकी जो रीजंस हैं। अ, इनकी रीजंस के अकॉर्डिंग जो है ना एक लाइन में उसका आंसर होता है। अ, लेकिन हमने उसको मतलब पढ़ा है, ठीक है, हमने उस पर टाइम लगाया है। तो आप देख लें, आपको जैसे फिजिबल लगे। इसमें रिकॉर्डिंग